नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में फिर से खड़ा हो रहा है किसान आंदोलन की। एक बार फिर किसानों की महापंचायत शुरू हो गई है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजारों की तादाद में किसान इको गार्डन में जमा हुए हैं। देश में आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव 2024 के बेहद करीब आते जा रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से किसानों की मांगे उठने लगी है और आंदोलन की शक्ल में एक बार फिर किसान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमा होकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर किसानों की समस्याएं क्या है, क्या डिमांड्स है? क्योंकि सरकार ये बराबर दावा कर रही है कि किसानों के हक में जितने काम अब तक किए गए बीते 70 सालों में, वो काम पहले कभी नहीं हो पाए। चाहे किसानों की उनकी उपज का दाम सीधे उनके खाते में पहुंचाना हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे खाद और बीज की समस्याओं को दूर करने का काम किया हो, या फिर इसके अलावा किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को हर महीने 2000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाने की बात रही हो। सरकार ये दावा करती है कि किसानों के हक में ये सारे काम इसलिए किए गए क्योंकि किसान ही इस देश का अन्नदाता, इस देश का भाग्य विधाता है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि एक बार फिर किसान सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए? आखिर किसानों की समस्याएं क्या हैं? टिकैत को एक बार फिर से क्यों मैदान में उतरना पड़ा? इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ तमाम जो प्रवक्ता है पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा किसान नेताओं की भी भागीदारी आज की इस बहस में हो रही है। हमारी कोशिश ये थी कि भारतीय जनता पार्टी भी आज इस चर्चा में शामिल हो, लेकिन वो आज इस चर्चा में शामिल नहीं हुई। उन्होंने अपने किसी भी प्रवक्ता को इस चर्चा में शामिल करने के लिए देने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी इस बहस को हम जारी रखेंगे। लेकिन इस बहस की हम शुरुआत करें इससे पहले सुन लेते हैं कि राकेश टिकैत और उनके साथ आए किसानों का कहना क्या है। बिजली की बात करिए, मीटर जबरदस्ती लगा रहे, तो भाई 5 साल तो प्रदेश में मीटर लगेंगे नहीं। या तो घोषणा पत्र फाड़ो, जिसने घोषणा पत्र लिखा उसके खिलाफ मुकदमा लिखो। अगर घोषणा पत्र इनका सच्चा है तो मीटर नहीं लगने की, फ्री बिजली दो। और अभी कोई बात हमसे नहीं करेगी, ना हमसे भारत सरकार बात करेगी। 22 जनवरी 2021 के बाद में हमारी बीजेपी सरकार से या इनके गठबंधन सरकार उनसे कोई बात हमारी कभी नहीं हुई। 2 साल से ज्यादा हो गया। विपक्ष अगर कमजोर होगा तो देश में तानाशाह पैदा हो जाएगा और देश कोरिया की तरफ जाएगा। ये लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे कोर्ट, यहाँ पे कानून, यहाँ पे पुलिस फोर्स का गलत इस्तेमाल ये सरकार करती है। बिजली का बिल है, खाद है, पेट्रोल है, जो बिजली का नाजायज बिल लग रहा है। माफ जो वायदे किए थे, पीएम निधि है वो नहीं मिल रहा, किसी को मिल रहा, किसी को 2 किस्त मिल गई, किसी को 4 मिल गई, किसी को मिल नहीं रही। ये भ्रष्टाचार हो रहा है। बिजली विभाग आता है और किसानों के भी मोटर पकड़ लेता है, 10-10 हजार रुपए लेके छोड़ देते हैं। 10,000 रुपए नहीं दोगे तो तुम्हें मुकदमा लिख देंगे। तो आपने सुना, किसानों की अपनी समस्याएं हैं, उनकी कुछ मांगे हैं और आरोप यह है कि सरकार लगातार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। एक बात जिसकी मांग किसान आंदोलन के दौरान बार बार उठती रही और किसान नेता अलग अलग मंचों से, भले ही वो किसी अलग अलग गुट में हो, लेकिन एक मांग उनकी जो सामूहिक तौर पर उठती रही है वो ये कि किसानी को यानी खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए। जिस तरीके की सहूलियत सरकार उद्योगों को देती है, उसी तरीके की सहूलियत खेती को भी दी जानी चाहिए। यानी जो लोग जो खेती करते हैं, जो किसानी करते हैं, उनको भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये डिमांड बहुत लंबे समय से उठती चली आ रही है, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने किसानों की इस मांग पर ध्यान नहीं दिया। शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि देश में जिस वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा है मतदाता के तौर पर, अगर हम मतदाताओं को किसानी के तौर पर देखें तो शायद उनकी संख्या सबसे ज्यादा बड़ी है, अगर उनको हम जाति, धर्म और संप्रदाय के अलग अलग वर्गों में ना बांटे। लेकिन क्या किसान एकजुट होकर के कभी वोट करता है? शायद नहीं, वरना अब तक जो डिमांड थी वो पूरी हो चुकी होती। तो निश्चित तौर पर बीते कुछ सालों से किसान इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वो एकजुट होकर के, लामबंद होकर के सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराए, अपने वोट की ताकत का एहसास कराए। लेकिन फिलहाल ऐसा अभी तक हुआ नहीं।
किसानों के भी अपने अलग अलग गुट हैं, आपस में कह सकते हैं कि एक सियासी तौर पर आपस में मतभिन्नताएं हैं और उसका भी फायदा शायद सियासी दल उठाते रहे। तो क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन के जरिए देश में, उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश हो रही? इस चर्चा पर आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एक एक करके आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के जो टिकैत से जो अलग गुट है, उसके नेता हरनाम सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में खास तौर से शामिल हो रहे हैं। उनसे हम जरूर बात करेंगे कि आखिर क्या डिमांड है, किसानों की समस्याएं क्या है। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, उनके पास भी आप लिए चलेंगे। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मनीष श्रीवास्तव हिंदवी जी, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है मनीष जी। राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता राहुल जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सभी से एक एक करके हम अपनी आप बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं हरनाम सिंह। मानस भाई, रोहित अग्रवाल नाम है मेरा। माफ कीजिएगा, रोहित अग्रवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हरनाम जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं माहौल बनाने की कोशिश हो रही, इसको किस संदर्भ में देखा जाए और क्या आपको लगता है कि आज की जो एक महापंचायत हो रही है लखनऊ में, सरकार तक आवाज पहुंचेगी किसानों की? मानस जी, देखिए, मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं और एक किसान हूं, किसान का बेटा हूं, उसके में किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। पूर्व में भी बहुत देश में सरकारें रही हैं और वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब दिल्ली में किसान आंदोलन चला तो उस आंदोलन को चलते समय फिर उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के 40 घटक दल शामिल हो गए। उनका ये कहना था कि पहले 3 काले कानून वापस हो, फिर सरकार से हम बात करेंगे। सरकार ने 3 काले कानून वापस ले लिया। सरकार कह रही थी कि इस पे संशोधन कर लो। अब आज सरकार उस पे ना बात कर रही है और ना किसान संगठन और ना देश में जितने भी भारतीय किसान यूनियन के संगठन हैं उस पे कोई पहल कर रहे हैं। मानस जी, देखिए, ऐसा है, हर कार्य क्रांति से नहीं होता है। टेबल पे बैठ के भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। जिस तरीके से आज लखनऊ में किसान पंचायत हुई है, 15 मई को जब हम लोगों ने संगठन अलग स्थापित किया तो मेरठ में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु के बाद सबसे बड़ी किसान पंचायत हुई। राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी पंचायतें पश्चिम में हुई और देश में हुई। तो उससे 4 दिन पहले आज जो किसान संगठन के लोगों ने लखनऊ में पंचायत किया है, उन लोगों ने पंचायत किया। जब 25 सितंबर की हमने घोषणा किया कि हम लखनऊ में किसान समस्याओं को लेकर समस्या के समाधान पर पंचायत करेंगे, तो आज 18 सितंबर को एक किसान संगठन ने फिर पंचायत किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज किसान संगठन देश के किसानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आज वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मानस जी, जब किसान नेता वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे और किसान संगठन वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे तो किसान का भला होने वाला नहीं है। ये बात मैं बड़ा स्पष्ट और बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि देश के सैकड़ों संगठनों को मैं उनके नेताओं को भी जानता हूं और मैं जिस संगठन की हम लोगों ने स्थापना किया है, 25 सितंबर को अगर प्रदेश की सरकार ने किसानों को कुछ न दिया तो देखिए, एक वैचारिक एक बड़ा आंदोलन हम तैयार होगा और भविष्य में करेंगे। हम किसान के लिए आंदोलन करते हैं, हम विपक्ष का चेहरा नहीं बनते हैं। जिस तरीके से देश में किसान यूनियन विपक्ष का चेहरा बन गए हैं, इस तरीके से किसान का कुछ भला होने वाला नहीं है। मेरा विपक्ष के भी बहुत साथी बैठे हैं, समाजवादी के भी बैठे हैं, लोकदल के भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। जब सत्ता में दल आते हैं
तो सारी बातें भूल जाते। यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो किसानों की हित की बात करती थी, 450 रुपए की रेट की मांग करती थी। आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि किसान को कम से कम 50 रुपया कुंटल गन्ने का रेट बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक्टर, खाद, बीज, दवा, लेबर, बहुत सारी चीजें बढ़ गई हैं। सरकार ने वादा किया था निजी नलकूप किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी। सरकार को चाहिए कि उस मांग को पूरा कर देना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जिन फसलों को सरकार घोषित करती है, सरकार को चाहिए कि उस पर खरीदारी होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में सबसे दुखद बात है कि पूर्ववर्ती सरकारों में भी बजाज शुगर मिल का पेमेंट नहीं होता था। आज वर्तमान की सरकार में भी बजाज शुगर मिल का पेमेंट नहीं हो रहा। मानस जी, ये एक बड़ा दुखद विषय है। और किसान संगठनों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्चस्व की लड़ाई ना लड़के किसानों के लिए लड़ाई लड़े, किसी के लिए काम ना करके किसान बिरादरी के लिए काम करे। और किसान बिरादरी के लिए वही काम कर सकता है जो खेती और किसानी में स्वयं खेती करता है, स्वयं काश्तकार होगा। उसका एक उदाहरण महेंद्र सिंह टिकैत थे। इसके बाद में जितने भी आज की डेट में किसान नेता हैं, वो एसी और उसमें बैठते हैं और बात करते हैं किसान नेताओं की, किसान और किसान हमारे जैसे किसानों की बात करती हैं, दुखी किसान की बात करते हैं। कोई किसान की बात नहीं कर रहा। आज इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान कोई कर रहा तो भारतीय किसान यूनियन के लोग टोपी पहन के किसानों का नुकसान कर रहे हैं। अन्यथा अगर हम 200 संगठन एक मंच पर खड़े हो जाएं तो देश की सरकार को उखाड़ के फेंक दे सकते हैं। और ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये भी मन साफ होकर अगर किसान के साथ खड़े हो जाएं तो कोई तानाशाह देश और धरती पे पैदा नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम भी उस किसान आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन जब किसानों के साथ अन्याय हुआ तो किसान नेताओं ने उनके साथ लड़ाई ना लड़के वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में लग गए और अपने संगठन को बढ़ाने कि मैं बड़ा तू छोटा, मैं बड़ा तू छोटा, इसमें लग गए। मानस जी, मैं एक किसान का बेटा हूं, स्वयं खेती करता हूं, आप बड़े अच्छे से मुझको जानते हैं। मैं जो भी बात कह रहा हूं आत्मा से कह रहा हूं, बड़ी बेबाकी से कह रहा हूं। जो भी हमारे विपक्ष के साथी हमारे साथ बैठे हैं वो भी बहुत सारे लोग जानते हैं। सब लोगों को एक होना पड़ेगा और वाकई में किसान के लिए काम करना पड़ेगा। और पिछली सरकारों में भी किसान के लिए सरकारों ने काम किया है और वर्तमान सरकार ने भी कुछ काम किए हैं, बहुत सारे काम अभी बाकी है। चलिए, हरराम जी के बारे में बड़ा एक रोचक तथ्य मैं आप सभी को बता दूं कि पता नहीं आप लोग इस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं, हो सकता जानते भी हो। दरअसल देश में जो सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, वो हरनाम जी के को एक पोस्टर बॉय के तौर पे स्टैब्लिश कर रही है। हरनाम जी को भी शायद ये खबर मिल गई होगी। कांग्रेस की सरकारों ने किसानों के हित में कुछ पोस्टर, कुछ होर्डिंग्स, बैनर लगाए। आप जाके देखेंगे, आपको सोशल साइट्स पे दिख भी जाएगा। उसमें हंसते मुस्कुराते हुए हरनाम सिंह जी का गमछा बांधे हुए एक चित्र है और ये कहा जा रहा है कि देश मतलब छत्तीसगढ़ में, बता, छत्तीसगढ़ में किसान बहुत खुशहाल, यानी कांग्रेस सरकारों में किसान बहुत खुशहाल है। और आप हैरत करेंगे कि हरनाम जी की तस्वीर का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी तमाम सारे होल्डिंग और पोस्टर लगे हैं कि पाई पाई से किसान की भलाई, इस तरीके के पोस्टर लगे हैं। और उसके भी पोस्टर बॉय हरनाम जी ही हैं। उसमें भी उनको गमछा बांधे हुए बड़ा खुशहाल तरीके से दिखाया गया है कि बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से अगर इसको हम प्रतीक माने, कपीश भाई, मनीष जी, तो रोहित जी आप भी, तो ये बड़ा अजब सा लगता है कि कांग्रेस के भी पोस्टर्स में किसान बहुत खुशहाल नजर आ रहे हैं, उसके पोस्टर बॉय हरनाम जी हैं। और यूपी की बीजेपी सरकार में भी किसान खुशहाल नजर आते हैं और उसके पोस्टर बॉय भी हरनाम जी हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किसानों को अपने हक में इस्तेमाल करना तो सियासी दलों को बखूबी आता है, लेकिन क्या कभी किसी ने ईमानदारी से उनके बारे में सोचा? कपीश जी, सबसे पहले आपसे सवाल।
अरे हरनाम भाई का व्यक्तित्व इस तरीके का है और वो पॉपुलर भी रहे हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो मैं समझता हूँ कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है। और हमें इत्तेफाक से कई बार हम लोग एक साथ स्टूडियो में भी बैठे हैं, साथ चाय भी पिया गया है। और हरनाम जी एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और वाकई वो किसानों के नेता हैं, वो खुद किसानी करते हैं, ये मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। और उनको मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ कि कम से कम आप भले जीवन में खुशहाल हो चाहे ना हो, लेकिन पोस्टरों में आप खुशहाल हो चुके हैं, तो इसकी भी बधाई है आपको। लेकिन ये जो पोस्टर खुशहाली के दिख रहे हैं, वाकई अगर हरनाम जी उसी तरीके से साफा बांध के खुशहाली करते हुए, मूछ फुरते हुए नजर आवे, तो निश्चित तौर पे हमारे देश का किसान जो है, जो अंतिम सिरे पे खड़ा होगा, वो भी खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि देखिए हरनाम जी के साथ कई हमको डिबेट में अवसर मिला है। हरनाम जी ने उस सम्मान निधि का भी विरोध किया था, जिस सम्मान निधि में उन्होंने तर्क दिया था कि 20 रुपए का एक बोतल पानी आता है और आप इतनी दे करके किसान को क्या सम्मान दे रहे हैं। किसान तो ना जाने कितनों को पानी पिलाता है और अपने यहाँ का चीनी भी पिलाता है, गुड़ भी पिलाता है। तो देखिए मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि देखिए, चाहे विपक्षी दल हो चाहे सत्ता पक्ष हो, हम लोगों को एक बात की सत्यता को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम लोग किसानों के देश में हैं। ये हमारे किसान ही है जो हम सारे लोगों को कहीं ना कहीं से चलाने का काम करते हैं। अगर देश का खुशहाल समृद्ध होगा किसान, तो निश्चित तौर पे 70 से 80% घरों में खुशहाली जाएगी और इस बात को किसी को भी नहीं कर लेना चाहिए। ये बात ठीक है, जब सरकारों में कोई बैठता है या विपक्ष में बैठता है तो देखने का थोड़ा सा विजन बदल जाता है, लेकिन हरनाम भाई इतना नहीं बदलता है कि 700-800 किसानों को बॉर्डर पे बैठा करके जो है हलाक करा दिया जाए और उसके बाद देश हित में ही लाया गया बिल फिर देश हित में ही वापस ले लिया जाए। सारे फर्जी जो है वो ये कह दिए जाए, आश्वासन दे दिए जाए कि एक कमेटी गठित होगी, एमएसपी पे गारंटी देंगे, बिजली का बिल जो है वो माफ होगा, सिंचाई का आप उत्तर प्रदेश सरकार का ही देख लीजिए, वो करके आए थे, लेकिन आज तक नहीं दिया। तो निश्चित तौर पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान सरकार है ये उसके कांधों पर बोझ है कि आपने कम से कम अपने घोषणा पत्र में जो जारी किया किसानों की खुशहाली के लिए उसको कीजिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को अगर आप कहते हैं कि यूपीए गवर्नमेंट ने नहीं लागू किया तो आप लागू कर दीजिए, कम से कम किसान आपके पक्ष में हो जाए। और इन सारी चीजों को देखना चाहिए कि एमएसपी पे गारंटी आखिर आप क्यों नहीं देना चाहते और क्यों इस देश के उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो जाता है और एक किसान, आज मैंने पेपर में पढ़ा है मानस भाई, बड़ा दुख हुआ कि जो छुट्टा जानवर है उसका खेत खा गए, उसने आत्महत्या कर ली। ये मैं आज की खबर आपको बता रहा हूं। तो इस बात को सोचना पड़ेगा कि जहां हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है, जहां सरकार ने अब ये पाबंदी लगा दी है कि किसानों के आत्महत्या के मामले को अब वो एनसीआरबी नहीं नोट करेगी कि कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, किस कारण से कर ली, क्या उनकी स्थिति है। तो इस बात का भी बहुत दुख है कि अगर आप उनकी गरीबी नहीं मिटा सकते हो तो कम से कम आप उनको आंकड़ों से भी मिटा दिए हो, ये हतप्रभ कर देने वाली बात है। और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। मैं हरनाम सिंह जी को भी ये जरूर कहूंगा कि जो भी किसान यूनियन जितनी भी हैं, आप सब लोग में जब तक एक रूपता नहीं होगी, समरूपता नहीं होगी, आपस में बैठ करके एक साथ आप आंदोलन के लिए बाध्य नहीं होंगे, तब तक आपको सत्ता पक्ष सुनने वाला नहीं है। भले हम विपक्षी दल आपके साथ आत्मिक रूप से भी हैं, जब कभी आप अपने आंदोलन में कहेंगे हम खुल करके भी शामिल होंगे, इस बात का वादा हम समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको करते हैं। मनीष सिंघवी जी, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता होने के साथ साथ आप एक सामाजिक अर्थशास्त्री भी हैं, तो दो तरीके से समझना चाहेंगे कि देश में अधिकतम समय कांग्रेस की सरकारों का शासन रहा, उसके बाद भी अगर किसान आज इस बदहाली से गुजर रहा है तो वो क्या वजह है कि जिसको आप जिम्मेदार मानते हैं। और दूसरा ये कि कृषि आधारित हमारा देश है, कृषि प्रधान देश है, कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, क्या योगदान हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का होता है? देखिए, अगर आप जीडीपी के कंपोजिशन की बात करिएगा तो लगभग 16% पैसा जो है एग्रीकल्चर से या प्राइमरी सेक्टर से हमारे यहाँ आता है जीडीपी में। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखिएगा, जो लोग एम्प्लॉयड हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं, जो रोजगार में है, उसका लगभग 45-46%, यानी 100% लोग अगर रोजगार में है तो उसका 45-46% कृषि से में जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब उनकी जो उत्पादकता है वो बहुत कम है। 45-46% आदमी का, तो हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी।
यानी पूरे जो किसानी की प्रक्रिया, उस पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर वो वहां से हट भी जाएंगे तो जो उत्पादकता है उस पर कमी नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात क्या है कि अगर इधर हम हाल फिलहाल के देखिए, कांग्रेस ने अपने समय में जिन योजनाओं की शुरुआत की, उसी पर आज की सरकारें काम कर रही हैं, मगर उसको बढ़ा नहीं पा रही हैं। मनरेगा हमने शुरू किया, आज भी गांव में रोजगार देने का सबसे सफल माध्यम वही है, लेकिन मनरेगा की क्या हालात है उस पर अभी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, मतलब उस पर एलोकेशन बढ़ाया नहीं जा रहा है। ये आप भी जान रहे हैं और मैं भी जान रहा हूँ क्या हालात है उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि एमएसपी की शुरुआत हमने करी, लेकिन एमएसपी की हालत ये है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की अगर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं तो मेरे पास 4-5 साल का डेटा है, उसको आप देखिएगा। अगर गेहूं की बात करिएगा अगर आप, तो 2017-18 में 1735 रुपए था, जो 18-19 में 1840 हुआ, फिर 19-20 में 1925 हुआ, फिर 1975, 2015। कुल मिलाकर एक शॉर्ट में एक बात बताऊं आपको, अगर आप प्रतिशत में देखिएगा तो जो मैक्सिमम इंक्रीज किया गया वो 5% है, और जो सबसे कम इंक्रीज किया गया वो 2% है। और इससे बहुत ज्यादा महंगाई हर साल बढ़ जाती है, इससे बहुत ज्यादा इनपुट कॉस्ट बढ़ जा रहा है, यानी जो चीजों का प्रयोग किया जाता है खेती के लिए वो बढ़ जा रहा है। अगर आप शुगरकेन की बात करिएगा, गन्ने की बात करिएगा, तो 17-18 से 23-24 तक आते आते 255 से 315 हम पहुंचे हैं। और हर साल की जो इंक्रीज है वो 7%, एक बार 0% है, कुछ नहीं बढ़ाया गया, एक बार 4%, एक बार 1.5%। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितना ये बढ़ाया जा रहा है उससे बहुत ज्यादा इनपुट कॉस्ट बढ़ जा रहा है और फर्टिलाइजर के दाम बढ़ जा रहे हैं। अगर आप गन्ने की खेती की बात करिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि वहां पर जब 250 टन पानी लगता है तो 1 टन गन्ना पैदा होता है। पानी का क्या, ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे गिरता जा रहा है, तो पंपिंग का ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है, उससे ज्यादा बिजली लग रही है, ज्यादा डीजल की खपत हो रही है, डीजल 100 रुपया पार है। आप छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान देंगे तो नजर आएगा कि किसान जो जुमले फेंके जाते हैं ना साहब, कि हम नलकूपों को फ्री में बिजली दे देंगे, कहां फ्री बिजली दे दी आपने? अगर आपने फ्री बिजली दे दी तो खाली पश्चिम में 125 करोड़ रुपए का बकाया कैसे है? तो बहुत सारी चीजों पर नजर, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि हम किसानों को लेकर एक स्पष्ट पॉलिसी बना ही नहीं पा रहे हैं। हम जुमले तो उछाल रहे हैं कि साहब दुगने कर देंगे आय इनकी। कैसे करेंगे आप आय? ये 2000 रुपए का किसान सम्मान निधि, इसको मैं सरकारी घूस मानता हूं वोट देने के लिए। ये कोई सम्मान निधि नहीं है। आप इलेक्शन के टाइम पर, इलेक्शन के 1 महीना पहले उसके खाते में 2000-3000 रुपया डालकर कर क्या रहे हैं? इससे उसकी हालात में उसके कोई बदलाव नहीं हो रहा है। उसके हालात में तब बदलाव होगा जब उसकी इनपुट कॉस्ट के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से एमएसपी में बढ़ोतरी होगी। दूसरा, एमएसपी अगर यूपी की बात करिएगा तो यूपी में केवल 28% किसान एमएसपी पर बेच रहा है, बाकी नहीं बेच रहा है। उसके अलग कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे और सीमांत किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। उनके ऊपर पहले का कर्जा होता है और उसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेलिंग, मतलब उनको जल्दीबाजी में बेचना पड़ता है, क्योंकि पुराना कर्जा है, तुरंत पैसा चाहिए, तो जो व्यापारी मौके पर खड़ा है, जिसने कैश दिया, हमने उसको बेच दिया। दूसरा, वहां से मंडी तक ले जाने का जो यात्रा है वो कैसे होगी? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, सही भंडारण नहीं है। तो किसानों की जो मूल समस्याएं हैं वो समस्याएं ही बनकर रह गई हैं। इस पर सुधार करने के लिए तक सरकार की नीयत साफ नहीं होगी ना, और जब जुमले उछालना नहीं बंद करेगी तब तक उसकी स्थितियां बदलेंगी नहीं। जी बिल्कुल। रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित अग्रवाल जी, राष्ट्रीय लोकदल तो कहा जाता था एक जमाने में किसानों की ही पार्टी थी, किसान ही उसका सबसे बड़ा वोट बैंक था। ऐसा नहीं कि आप सरकारों में नहीं रहे या आपके नेता सरकारों में नहीं रहे, चाहे राज्य की सरकारें रही हो या केंद्र की सरकारें रही हो, कभी आपको लगा नहीं कि ये आवाज आपको उठानी चाहिए कि किसी को उद्योग का दर्जा मिल जाए, उनको भी वो सहूलतें मिलनी चाहिए जो तमाम उद्योगपतियों को इस देश में मिलती रही है या जमाने से मिलती आ रही है? देखिए मानस जी, पहली चीज तो मैं कह दूंगा कि आज जो किसान भाइयों द्वारा एक सफल आयोजन किया गया है, जो एक धरना प्रदर्शन किया गया है, प्रदेश की सरकार को जगाने की कोशिश की गई है, तो उसका राष्ट्रीय लोकदल ने पूर्ण रूप से समर्थन किया था। मैं स्वयं वहां पे गया था और मैंने वहां पे समर्थन दिया था। हम अपनी टीम के साथ वहां पे गए थे और हम पूर्ण रूप से किसानों की मांगों को निरंतर सरकार की गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करते रहते हैं। हरनाम भाई के पोस्टर पूरे उत्तर प्रदेश में देखे जा रहे हैं, हम लोगों ने देखे हैं। एक खुद किसान के रूप में हरनाम भाई के पोस्टर सरकार के प्रायोजित प्रचार तंत्र के द्वारा लगाए गए हैं।
लेकिन हरनाम भाई स्वयं संतुष्ट नहीं है। तो यह दिखाता है सरकार का दोहरा चरित्र कि जो स्वयं हरनाम भाई के पोस्टर लगे हैं पूरे शहरों में और जिनके नीचे टैगलाइंस लिखी हुई हैं कि बहुत खुशहाल ये किसान है छत्तीसगढ़ में और भी इसको लगे सब हैं। कुछ मिल गया, परंतु सच्चाई स्वयं छत्तीसगढ़ में भी हरनाम लगे, भाई बता रहे हैं कि हाँ छत्तीसगढ़ में भी लगे हैं। जी क्या? हाँ, नहीं छत्तीसगढ़ में तो 3 छत- साल 4 साल पहले लगे थे जहां तक मुझे जानकारी है। वहां पे 4 साल पहले लगे थे हरनाम भाई के पोस्टर। तो लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने हरनाम भाई के पोस्टर लगाए हैं, तो जो छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाए थे तब हरनाम भाई संतुष्ट भी थे शायद छत्तीसगढ़ सरकार से, परंतु उत्तर प्रदेश वाली सरकार पे हरनाम भाई ने स्वयं कहा है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं और जो लाइनें लिखी गई हैं वो सब झूठ हैं। तो जब किसान स्वयं कह रहा है कि वो लाइनें झूठ हैं और जिसका आपने पोस्टर लगाया है वो पोस्टर बॉय अगर ये कहेगा कि ये लाइनें झूठ हैं, तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं क्या चाल चरित्र और चेहरा सरकार का है। सरकार इससे ज्यादा झूठी सरकार और क्या हो सकती है कि जो मतलब हजारों होर्डिंगों में पोस्टर लगा के आप किसान को सुविधा देने की बात कर रहे हैं, वो किसान ने स्वयं उन नकारा है कि ऐसी सुविधाएं किसान को नहीं मिली हैं। तो मैं हरनाम भाई को पहले तो बधाई भी देना चाहूंगा कि इतनी बेबागी से इन्होंने अपनी बात को रखा और इन्होंने मजबूती से सरकार को घेरा। ये दबाव में नहीं आए कि हजारों होर्डिंग आपने हमारी लगा दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसान खुश हो जाएगा। सच्चाई ये है कि किसान हमेशा सत्य बोलेगा और यही शक्ति है किसान संगठनों की, यही शक्ति है किसान की, क्योंकि किसान किसी भी प्रलोभन में जल्दी फंसने वाला नहीं होता। और किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस तानाशाह सरकार को सबसे पहले इस किसान 13 महीने के किसान आंदोलन के अंदर झुकाने का काम किया था। वरना मुझे लगता है हर तरीके के संगठन, हर तरीके के लोग थक चुके थे और ये सरकार बैकफुट पे आने का काम नहीं कर रही थी। परंतु किसान एक पहली शक्ति था, तब हरनाम भाई भी उसी संगठन में थे और उस आंदोलन में बहुत जोर शोर से जो है हरनाम भाई ने भी कहीं ना कहीं ताकत भरी थी। हम लोगों के साथ डिबेट पे बैठते थे तो इतनी जोर से बोलते थे कि कई बार तो लगता था कि जो है मतलब कहीं लोगों के टीवी का माइक ना फट जाए, क्योंकि वो दुख था, दर्द था और वो दर्द आज भी कंटिन्यू है। तो मुझे लगता है कि किसान संगठनों की ताकत है, ये कहीं ना कहीं सत्यता है कि सरकार द्वारा दोहन किया जा रहा है किसानों का, सरकार द्वारा निरंतर किसानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। किसान की धरती को, जो उसकी माँ होती है, जमीन जो उसकी माँ होती है, उसको छीनने का काम किया जा रहा है। देखिए एक बात समझिए, अगर किसान के पास जमीन रहेगी तो उसकी आने वाली पुश्तें कभी भूखी नहीं मरेंगी, परंतु अगर किसान की जमीन खरीद लेंगे और आप मुआवजा दे दें तो वो पैसा जो है वो किसान के पास बहुत दिन रुकेगा नहीं, वो पैसा खत्म हो जाता है, उसके बाद वो किसान मजदूर बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसानों की जमीन के ऊपर जो सरकार की निगाह है, तो हम नहीं चाहते कि कभी भी किसान को उद्योग का दर्जा दिया जाए, क्योंकि किसानी उद्योग नहीं है, ये खून पसीना अपना बहा के तब धरती का सीना चीर के उसकी उपज होती है। तो कहीं ना कहीं उद्योग और खेती में एक फाइन लाइन होनी चाहिए। हाँ, उद्योग जैसे लाभ दिए जाएं, खेती को उद्योग जैसे लाभ दिया जाए, जिस तरीके से उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं कि सुनिए लाखों करोड़ों रुपए का लोन उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, वो किसानों को नहीं दिया था। किसानों को क्या दिया था? 5 एकड़ भूमि 10 लाख रुपए का लोन मिलता है अगर किसान अपना घर बनाने के लिए चाहे तो 5 एकड़ भूमि पे अगर किसान को 40 लाख रुपए का लोन दोगे और 1000 स्क्वायर फीट का जो उद्योगपति का कारखाना होता है उसके ऊपर 5 करोड़ रुपए लोन दोगे, वो भी उसको भी गिरवी नहीं रखते हो, कहते हो साहब ये भी गिरवी अब तो नहीं करना है, CGDME में देंगे हम आपको। तो अब किसान को तो 5 एकड़ जमीन गिरवी रख के 40 लाख दोगे और उद्योगपति को किराए की यूनिट के ऊपर भी 5 करोड़ रुपए दोगे। तो ये फर्क है, ये फर्क कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। वो लाभ जो उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं किसानों तक पहुंचाए जाने चाहिए। और खेती किसानी को अगर आप उद्योग के दर्जे में ले आओगे ना, तो सबसे पहले तो जो सरकार की पुरानी मंशा रही है, जिसपे चौधरी अजीत सिंह जी ने इस्तीफा दिया था कि किसानों के ऊपर इनकम टैक्स लगाने की, वो मंशा वो सबसे पहले पूरी कर लेंगे। तो इसलिए हमको कहीं ना कहीं फाइन लाइन्स को खींच के चलना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि सरकार अपनी सुविधा की बातें तो अपने कान में सुनती है, आपके सुविधा की जितनी बातें होती हैं वो उसको सुनाई पड़ना बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं जब किसानों की हम बात करते हैं तो संवेदनशीलता बरतनी चाहिए और शब्दों का प्रयोग भी बहुत चुन के करना चाहिए, क्योंकि आज जो सरकार है वो उद्योगपतियों की सरकार है और वो किसानों का सौदा करना चाहती है उद्योगपतियों के हाथ में। जो 3 काले कानून लेके आए थे उससे उन्होंने कहीं ना कहीं सिद्ध कर दिया था। और अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो पोस्टर बॉय है, अगर वो खुद कह रहा है कि हम खुश नहीं है,
और उसकी चेहरा लगा के उसके नीचे आप लिख रहे हो कि कि किसान को हमने बीज अच्छा दे दिया, किसान को हमने खाद अच्छी दे दी, और वो खुद उनकी पोल खोल रहे हैं। तो इससे ज्यादा और मतलब क्या दुर्दशा मैं बताऊं किसान की, इससे ज्यादा झूठ सरकार को क्या उजागर होगा? इससे ज्यादा तो उजागर कुछ नहीं हो सकता। जी, विजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है। विजय जी, लंबे समय से आप देख रहे हैं किसान, मतलब जब से जी मैं खुद जर्नलिज्म में आया विजय जी, करीब 3.25 दशक होने जा रहे हैं, 2.5 दशक से भी ज्यादा का जी वक्त। तो गन्ना किसानों की समस्याएं अंतहीन। जब से मैंने जर्नलिज्म में एंट्री ली तब से यह खबर लिखता भी था और अब करता भी हूं समय समय पे कि गन्ना किसानों के बकाये का आज तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। शायद आपका तो करियर हमसे बहुत ज्यादा है, आप भी शायद ये हमसे भी पहले से देखते रहे होंगे। दूसरा ये कि इस देश में किसान हमेशा अपना हक मानता रहा। किसान आधारित पार्टियां ना तो कभी देश पे शासन कर पाई और ना किसान खुद कभी अपने एकजुट होकर के एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन पाया। क्या वजह है इसके पीछे? ये दोनों ही जो वजह है इसके पीछे का सच हम जानना चाहते हैं आपसे। विजय जी प्लीज अनम्यूट कर दीजिए इसको। देखिए, एक तो किसान एक बड़ा टर्म है। आवाज आ रही है? जी अब आई आवाज जी। नहीं पा रहे हैं। विजय जी आवाज आपकी आ रही थी, ब्रेक हो रही थी, लेकिन अभी ठीक है आवाज, आप बोल सकते हैं। हेलो जी जी दोबारा जुड़ता हूं। चलिए दोबारा कनेक्ट करते हैं। राघवेंद्र जी, सवाल आपसे है कि इस देश में किसान कभी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर क्यों नहीं उभर पाया? राघवेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? जो सबसे बड़ा वोटर वर्ग है वो है किसान, और किसानों की बात तभी होती है जब चुनाव आता है। अमूमन आप देखेंगे टीवी डिबेट या कुछ ऐसा तभी होगा जब किसान आंदोलन होंगे या चुनाव आएगा। इसका जो अहम योगदान है वो हमारे किसान संगठन का है, पूर्व सरकारों का है और वर्तमान सरकारों का है, क्योंकि किसानों की उतनी ही बात की जाती है कि जितना वोट लेना हो। अभी आप 3 काले कानून की बात कर लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के किसान संगठन के बता रहे थे कि जब उसमें ये हुआ कि 40 से अधिक किसान संगठनों की होड़ लग गई कि हम बड़े, और हम बड़े के चक्कर में सरकार ने तो बात मान ली संशोधन की, लेकिन उसके बाद किसी किसान संगठन के पदाधिकारी अभी तक आगे नहीं आए कि चले हम केंद्र सरकार से बात करें उस पे संशोधन की क्या नियमावली है। तो उस समय तक तो बस ये था कि हमारा किसान संगठन बड़ा, हम बड़े हैं, ये स्थिति रही। दूसरी स्थिति यह है कि किसानों की जब भी कोई चर्चा परिचर्चा होती है तो सरकार के बहुत खिलाफ नहीं होती है। आप देखिए बहुत मिला जुला के किसान चलते हैं। अगर किसानों के साथ विपक्षी दल जो विपक्ष के हैं अगर उनका साथ मिल जाए तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार उड़ा पाएगी, सरकार उखाड़ देगा किसान, क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा वर्ग है वो है किसान। और किसानों की समस्या क्या है? बहुत बड़ी समस्या नहीं है। उनकी समस्या यह है कि वो जो गन्ना मिल पे दिए उसका भुगतान समय से हो जाए, जो धान गेहूं उनके पास कच्चा फसल है वो समय से जो है एमएसपी के माध्यम से बिक जाए, उसका रेट उसके खाते में चला जाए, जो उसके पास ट्रांसफार्मर है, नलकूप का बिजली बिल आता है वो माफ हो जाए। बहुत बड़ी समस्या नहीं है किसानों की, लेकिन चूंकि किसानों की समस्या सरकार देखना नहीं चाहती है, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, वो तभी तक इनकी बात मानेगी जब तक उसको लगेगा कि हाँ हमारा वोटर फिक्स है। और किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि जब चुनाव आता है तो वो अपने आप को किसान समझ के वोट नहीं देते हैं, वो अपने आप को जाति धर्म संप्रदाय में पट जाते हैं और पार्टियों में पट के वोट दे देते हैं, जिसका नतीजा यह है कि पार्टी चाहे जो कोई हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो जानती है कि किसान में एकता नहीं होगा, हम अपना काम कर देंगे समय समय पे, और जब किसान कोई आंदोलन करेगा तो उसके प्रदेश अध्यक्ष उसके नेतृत्वकर्ता को मिला लेंगे, किसी न किसी तरह हम मैनेज कर लेंगे। ये पिछले कई सालों से होता आ रहा है। अगर आज भी किसान संगठन और देश का किसान चाहे
तो अभी बहुत दिन नहीं लगेगा कि किसान की बात चाहे प्रदेश सरकार न माने चाहे केंद्र सरकार न माने, लेकिन दिक्कत यहाँ एकता की है मानस जी। चलिए विजय उपाध्याय जी फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। विजय जी, दो सवाल थे मेरे जो मैं पूछ रहा था आपसे कि एक तो ये कि जब से जर्नलिज्म मैंने शुरू किया उस वक्त से मैं एक खबर हमेशा पहले लिखता भी रहा और बाद में अब चैनल में करीब 20 साल से तो उसमें करता भी रहा कि गन्ना किसानों के बकाये का कभी कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया। हर साल ये खबरें लिखी जाती है, हर महीने हम लोग लिखते हैं कि इतने हजार करोड़ रुपए बकाया, इतने हजार करोड़ रुपए बकाया। एक तो उसका कभी कोई समाधान नहीं हो पाया। दूसरा ये कि देश में किसानों पर किसान केंद्रित होकर के राजनीति करने वाले दल तो बने और वो पनपे भी, भले ही बहुत बृहद तौर पे नहीं लेकिन छोटे ही सही, इलाकाई स्तर पे ही सही, लेकिन किसान आधारित राजनीतिक दल तो बने लेकिन वो उस बुलंदी तक पहुंच नहीं पाए। और दूसरा ये कि किसान खुद कभी एकजुट होकर के कभी अपने आप को राजनीतिक ताकत के तौर पर स्टैब्लिश नहीं कर पाए। तो इन दोनों के पीछे वजह क्या है, ये सच, इसके पीछे का सच हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए मानस भाई, एग्रीकल्चर भारत का जो है वो कई स्तरों में विभाजित है। एक तो बड़े किसान हैं जो किसान राजनीति करते हैं और वो सरकार या मंडियों में सबसे ज्यादा अन्न या जो उत्पादन उनकी खेती का है वो उसको बेचते हैं। दूसरे मझोले किसान हैं जो अपने खाने भर की चीजें उगाते हैं और कुछ बेचते हैं। और जो सबसे बड़ी तादाद है वो सीमांत कृषक की है। सीमांत कृषक देश की पूरी अर्थव्यवस्था में, जो एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था, उसके 85% आबादी सीमांत और लघु कृषकों की है। ये जो खेती करते हैं वो उनके खाने भर को ही होती है या नहीं पूरी भी नहीं पड़ती है। और जो कृषि पे निर्भर है वो बहुत बड़ी आबादी है एग्रीकल्चर श्रमिकों की, कारीगरों की, और जो दूसरे और आर्टिजन्स हैं या फिर एग्रीकल्चर लेबर हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं। तो जब हम खेती की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, तो ये सारे चेहरे हमको सामने दिखाई देने चाहिए, तभी बात समझ में आती है। जो अपनी उपज को बेचने वाला किसान है, यानी जो बड़ा किसान है, उसके मसले बिल्कुल अलग हैं और बाकी सबके मसले बिल्कुल अलग हैं। एक बात मैं आपको ये बता दूं, इस समय की जो दुनिया है, जो पूरा जियो पॉलिटिक्स है, वो फूड ग्रेन के पीछे घूम रही है। किसके पास खाद्यान्न है? रूस और यूक्रेन के वार के बाद से गेहूं की कमी पूरी दुनिया में है और भारत ने भी गेहूं पहले यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ, फिर उन्होंने बैन लगा दिया। अभी इन्होंने चावल के एक्सपोर्ट पे बैन लगाना पड़ा इनको। क्यों? क्योंकि चावल की डिमांड बहुत ज्यादा है। हमारे देश में भी चावल का उत्पादन, पिछले साल मानसून अच्छा नहीं था, इस साल भी मानसून कम अच्छा है। और जो वैसे तो केंद्र सरकार कह रही है 2% ज्यादा बुआई हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो धान का रकबा है वो 56,000 हेक्टेयर समथिंग था, जो कम बुआई हो पाई है। वजह ये कि बारिश नहीं हुई। तो जो एग्रीकल्चर है, इस पे इस समय पूरी दुनिया में सबकी निगाह एग्रीकल्चर पे है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो दुनिया की राजनीति है वो खेती से तय होगी, यानी खेती की उपज से तय होगी। क्योंकि आप एआई भी ले आएंगे तो आपको खाने के लिए चीजें चाहिए। एआई तभी काम करेगा जब आपके पेट में भूख खत्म होगी। अब दुनिया में इस तरह की बात हो रही है कि एग्रीकल्चर जो डिपेंडेंस है उसकी जगह हम कीड़े मकोड़े खा लें या कोई प्रयोगशाला में हम कोई नए तरीके का फॉर्मेशन कर लें, उसको खा लें। तो इस तरह की बातें दुनिया में बड़े पैमाने पे हो रही हैं और इस बात को हमको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हम बहुत बड़े खाद्यान्न के उत्पादक भी हैं, दालों के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, तेल के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। हम ये जो किसानों की समस्याएं हैं, जैसे आपने कहा कि गन्ना किसान, देखिए मानस भाई, गन्ना किसानों की जो समस्या है उसमें उत्तर प्रदेश में 3 तरीके की मिलें हैं। सरकार की मिलें हैं, निगम की सहकारी मिलें हैं और प्राइवेट मिलें हैं। तीनों के प्रॉब्लम अलग अलग है। जो प्राइवेट मिलें हैं उनमें कुछ कंपनियां अच्छा पेमेंट कर देती हैं, समय से कर देती हैं, जो जिनकी पूंजी, जिनके पास कैपिटल ज्यादा है। लेकिन जिनके पास कैपिटल कम है और जिनके ऊपर बैंक लोन ज्यादा है, वो किसानों के पेमेंट से ही बैंक लोन को अपने रिसाइकिल करते हैं और देर से पेमेंट करते हैं। इसमें बजाज चीनी मिल सबसे ज्यादा बदनाम चीनी मिल इस समय है, वो सही समय से पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अब जब आप अगर मिलें बंद हो जाएंगी, यानी अगर आप बहुत प्रेशर उन पे डालेंगे, मिलें बंद हो जाएंगी, तो किसान क्या करेगा? एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है गन्ना किसानों के लिए और मिलों के लिए भी कि चीनी का उत्पादन जब पूरी दुनिया में
ज्यादा हुआ तो रेट बहुत घट गए, यानी लागत और जो कास्ट और इनपुट एंड कास्ट का बेनिफिट था वो घट गया। तो अभी एथेनॉल बनाने की उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा एथेनॉल बनाने लगा है, और ये शुरुआत हुई जब हैंड सैनिटाइजर कोविड के समय बना। फिर हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल में ब्लेंडिंग की बात शुरू हुई। पहले 10% ब्लेंडिंग की बात हुई थी, फिर 11% किया, अभी 20% ब्लेंडिंग की बात हो रही है। तो जब 20% ब्लेंडिंग होगी तो जो सीरा होता है या जो गन्ना है उससे डायरेक्ट एथेनॉल बनेगा, तो उससे मिलें भी फायदे में रहेंगी और किसान को भी भुगतान समय से मिल जाएगा। तो ये तो और जिन मिलों ने भुगतान नहीं किया ये समस्या है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि पिछले 6-7 सालों में, मैं सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक जर्नलिस्ट के नाते जो दिखा कि गन्ने की फसल जलाने की घटनाएं हुई नहीं। 23,000 करोड़ रुपए का ड्यूज था 2017 में, आज भी ड्यूज है बहुत से मिलों का, लेकिन प्राइवेट मिलों का ड्यूज है, लेकिन उस पर भी प्रेशर है। और पिछले बजट में सरकार ने उनको 5,000 करोड़ रुपए का लोन भी दिया था। तो एक समस्या है, उद्योग की अपनी एक समस्या है। अभी चीनी एक्सपोर्ट पे भी पाबंदी लगने की उम्मीद है, शायद लगा भी दिया है केंद्र सरकार ने। तो कई चीजें हैं जो आपके एग्रीकल्चर की ताकत को बढ़ा रहे हैं, यानी जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो फिर से रिवाइव हो रहा है, मजबूत होने की स्थिति में आ रहा है। पूरी दुनिया में जो अलग तरीके किसके कारण, कुछ मौसम का कारण है, कुछ वार जो है उसकी वजह से है, तो ये सब कारण है। अब दूसरी बात ये है कि जो किसान आंदोलन होते हैं, तो सबसे बड़ा एक ही आंदोलन होता है उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन है। भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन क्यों होता है वो किसी से अब छिपी हुई बात नहीं है, और उसके कारण बिल्कुल मुस्तकिल हैं, बिल्कुल पक्के हैं। और एक पर्टिकुलर किसान आंदोलन करता है जिसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इधर उधर के जिलों में पड़ता है, बाकी कहीं पड़ता नहीं है। अब किसानों की समस्या को आप एड्रेस जो करना चाहते हैं, जैसे बिजली का बिल है, यानी कि फ्री बिजली का मामला है, तो अगर किसान कोई खेती के अलावा भी बिजली का उपयोग करता है, सेम कनेक्शन भी चला ले, तेल की चक्की भी चला ले वहां पे, क्या कोई छोटी इंडस्ट्री लगा ले और एग्रीकल्चर बिजली का सब्सिडी उसे भी मिलना चाहिए? मुझे लगता है नहीं मिलना चाहिए। इसलिए एक सेपरेशन होना चाहिए कि जो नलकूप के लिए जो किसान को मुफ्त सिंचाई के लिए है, तो सिंचाई तक ही सीमित रहे, क्योंकि नहीं तो उसका भार हम लोगों पर पड़ता है। अगर घाटा बढ़ता भी 1 लाख करोड़ के घाटे में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन है, ये बात ओपन है। अब अगर पावर कारपोरेशन रेट बढ़ाता है इसलिए वो पर यूनिट बिजली के रेट बढ़ाएगा, और रेट बढ़ाएगा तो हम आम उपभोक्ता भी उसके दायरे में आएंगे। जैसे व्यवसायी हैं, जो किसान भी हैं, तो अपने व्यवसायिक गतिविधियों को उस बिजली से चलाते हैं। तो ये एक अलग तरीके की समस्या है। अब इसमें पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी बात है वो मैंने आपके सामने रखी। अभी हिंदवी साहब एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे, वो चूंकि अर्थशास्त्री हैं, 2 बातें उन्होंने कही कि एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, यानी भंडारण सुविधा नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, सामान लाने ले जाने और बेचने के लिए मंडियां नहीं है। तो ये कौन करेगा? किसी भी सेक्टर में जो मौजूदा हमारी आर्थिक नीतियां हैं उसमें या तो सरकार करेगी या फिर प्राइवेट सेक्टर उसमें काम करेगा। तो सरकार के पास रिसोर्सेज सीमित हैं। उत्तर प्रदेश का 7 लाख का बजट है, 7 लाख करोड़ का, जो 2017 में 3 लाख करोड़ था। अब ये जो 7 लाख का बजट उत्तर प्रदेश का है, इसमें नई योजनाओं के लिए कितना पैसा सरकार रख पाती है? सरकार इसमें रख पाती है बमुश्किल से 35,000 करोड़ से 40,000 करोड़। अब 35,000-40,000 करोड़ से वो उसको सड़कें भी बनाना है, उसको तमाम नए काम करने हैं, और साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी काम करना है, जैसे मंडी वगैरह के लिए और दूसरी तरीके की सड़कें भी किसानों के ही काम आती हैं। अगर कोल्ड स्टोरेज बनाना है तो संचालन कौन करेगा? आप जानते हैं जितने भी कोऑपरेटिव के कोल्ड स्टोरेज रहे हैं, सब के सब भ्रष्टाचार के शिकार हो गए। किसानों को उससे फायदा कम हुआ, जो अधिकारी तैनात होता था वो माल काट के किनारे हो जाता है, और किसान परेशान हाल होता था, उसका आलू सड़ जाता था, तमाम तरीके की समस्याएं हैं। हरिनाम भाई इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे।
कि जहां जहां सरकार की तरफ से, जैसे बीज उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कृषि विभाग में रहता है, लेकिन इस पे सवाल नहीं उठते हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, इसमें या तो किसान इस बात की अनुमति दें कि प्राइवेट सेक्टर, इसमें बहुत से प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने शीतगृह बनाए हुए हैं, लेकिन जिस तरह का हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए आज के दौर के लिए, उस तरह के हैवी इन्वेस्टमेंट के लिए अभी माहौल नहीं है। जिन 3 किसान कानूनों को काला कानून कहा हम लोगों ने, उसमें इसकी कुछ व्यवस्था थी, लेकिन अब तो जाहिर है वो विड्रा हो गया, और उसके और भी कारण। अब एक और बात इन्होंने कही कि छिपी हुई बेरोजगारी बहुत है। छिपी हुई बेरोजगारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, इसको कैसे आप कम करेंगे? इसके लिए 2-3 चीजें जरूरी है। नंबर 1 कि कुछ तो हस्तशिल्प वगैरह में, कुटीर उद्योगों में शिफ्ट हो लोग, कुछ शहरों में जो इंडस्ट्री वगैरह बनती है या रोजगार के अवसर हैं उसमें आ जाएं, और बाकी जो लोग हैं उनको होगा। आज हमारी जो समस्या है, खेत के टुकड़े आकार, खेत का जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है। छोटे होने से उसकी उत्पादकता पे असर पड़ता है। बहुत से खेत परती पड़े रहते हैं। आप कभी लखनऊ के आसपास घूमिए तो आपको दिखेगा कि बहुत से खेत जो पहले बोए जाते थे 20 साल पहले, आज वो परती पड़े हुए हैं, क्योंकि या तो किसान की रुचि घट गई है या फिर उसने उसे बेच दिया है। तो जो बड़े टुकड़े होंगे, अब बड़े टुकड़े कैसे होंगे? वो होंगे कोऑपरेटिव से। कोऑपरेटिव मूवमेंट इस देश में चला और फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया कि किसानों के बीच में कास्ट की लड़ाई और वर्चस्व की लड़ाई इतनी तेज हो जाती है कि जो आदमी कोऑपरेटिव का चेयरमैन बना, गांव की कोऑपरेटिव जो, या सेक्रेटरी बना, वो सारे संसाधनों का ऐसा दुरुपयोग उसने किया कि उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव खेती भी फेल हुई, कोऑपरेटिव बैंक भी फेल हुए। उनको रिवाइव करने की लगातार अखिलेश सरकार ने बहुत कोशिशें की। अखिलेश सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का, सरकार बनते ही उन्होंने उनको अनुदान भी दिया था। किसानों के कर्ज माफ किए थे 1600 करोड़ के कोऑपरेटिव से। ये जो सारी बीमार इस तरह के फैली हुई बहुत होगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तभी समाधान हो सकता है। एक सरसरी तौर पे हम फतवा जैसा दे दें कि ये चीजें हम इन चीजों में बहुत परेशानी है, लेकिन ठीक करने का उपाय क्या है? मुझे लगता है कि जब भी किसान आंदोलन हो और जो किसान के नेता हो, वो एक समाधान भी उपलब्ध कराएं। जो बात ब्यूरोक्रेसी नहीं समझ पाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर से उसका दूर दूर तक साथ देखिए, ये हमारी समस्या है और ये एक समाधान हो सकता है सरकार के नियम कानून के तहत। तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत आसान हो सकती हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता। गेहूं का आटा हम लोग जो शहरों में खाते हैं, वो एक भारतीय कंपनी है आईटीसी, उसका सबसे ज्यादा बिकता है, शक्ति भोग का बिकता है, या इस तरह से बहुत सी कंपनियां हैं। कोई भी किसान, अभी एफपीओ का एक कॉन्सेप्ट आया है, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके माध्यम से खेती की चीजों की मार्केटिंग शहर के लोगों के लिए की जा सकती है। अच्छा गुड़ वो उपलब्ध करा सकते हैं, अच्छा कहते हैं, चावल की ब्रांडिंग वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स करना और काम करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप अगर पहले समस्या को समझेंगे फिर उसका समाधान पेश करेंगे, लेकिन यहाँ समस्या का समाधान है ही नहीं। पॉलिटिशियन एक आटा लॉन्च कर दे कि हम ये पैकेट हमारा भाकियू आटा है और इसको लोग खाएं, ये बहुत अच्छा है, हमने इसमें शुद्धता से इसको, मुझे लगता है कि खूब उसको लोग यूज करेंगे, और शायद जो बड़ी कंपनियां हैं उनके आटे को लोग भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए हमको किसी ब्रांडेड कंपनी के पास जाना पड़ता है। हम किसी किसान संगठन के पास नहीं जा सकते, ना किसान कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकते हैं। तो ये जो पूरा दायरा है किसान से जुड़ा हुआ, ये मल्टी लेयर है। इसमें किसी एक बात के कह देने से, अब जैसे अभी धान सरकार नहीं खरीद भाई, मुझे भी आपकी आवाज बहुत ज्यादा खराब आ रही है। मुझे लग रहा है कि आपको, किसानों ने अपना गेहूं प्राइवेट प्लेयर को बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि उनको एमएसपी यानी जो न्यूनतम सपोर्ट, कॉन्सेप्ट ही यही था, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस वो थी कि इससे नीचे किसान का गेहूं
विजय जी, आपकी आवाज बार बार इंटरप्ट हो रही है। आप, मैं बोलता हूं अपने पीसीआर में कि आपकी आवाज को वो ठीक करवाए। आपकी आवाज शायद कनेक्शन की प्रॉब्लम है। चलिए कपीश जी के पास चलते हैं। कपीश जी, जिस बात का जिक्र विजय जी कर रहे थे कि क्या ऐसा संभव है कि जो तमाम सियासी दल है वो एक मंच पर है और किसानों की जो समस्या पिछले 70 सालों से चली आ रही है उसको दूर करने के लिए कोई एक पॉलिसी बनाई जाए? देखिए मानस जी, सबसे पहली चीज तो ये हम कह सकते हैं कि एग्रो का उत्पाद करना जो एक उद्योगपति करता है, वो अगर किसान करने लगे तब तो किसान फिर उद्योगपति हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दोनों काम एक साथ वो कैसे कर सकता है, तो ये तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि उद्योगपति ही उद्योग का काम करेगा और किसान किसानी का काम करेगा। लेकिन किसान को भी उतना ही सम्मान और प्रॉफिट मिलना चाहिए जितना कि एक उद्योगपति को मिलता है। अगर उद्योगपति अपने पैकेट पे अपने रेट को लिख सकता है, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि एक किसान को अपनी वैल्यू तय करने का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता? एमएसपी तो मिनिमम उसकी प्राइस है कि इससे नीचे नहीं खरीदा जाना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जो एमआरपी होता है उसको एमएसपी की जगह एमआरपी अगर कर दें तो हम समझते हैं कि एक अच्छा सम्मान के साथ जो है वो किसान अपनी यूटिलिटी पा जाएगा। जो उत्पाद करेगा उसको निर्धारित करने का उसको ताकत दीजिए, क्योंकि पेट्रोल निर्धारित करेंगी कंपनियां और बाकी भी इनके एग्रो फूड्स निर्धारित करेंगी वो कंपनियां जो पैकेट करके इनको एक लेकर के मार्केट के अंदर बेच रही। लेकिन किसान जो पैदा कर रहा है उसको ये ताकत नहीं मिली हुई है कि वो पैदा तो करेगा ना, लेकिन उसका दाम नहीं लगा पाएगा भैया। तो ये हम समझते हैं कि बड़ी डिस्पैरिटी है और इस डिस्पैरिटी को पहले तो एमएसपी देने के बाद जब ऐसा लगे कि नहीं किसानों के लिए मैक्सिमम और रिटेल प्राइस की भी व्यवस्था की जा सकती है, तो उस पर सरकारों को जाना चाहिए। मनीष हिंदवी जी, कोई स्थायी समाधान आपको नजर आता है? सभी सियासी दलों के पास अपने अपने किसान प्रकोष्ठ है, किसानों के नाम पे राजनीति तो सब करना चाहते हैं, लेकिन जब उनको फायदा देने की बात आती है तो उतनी शिद्दत से सियासी दल भी नजर नहीं आते। देखिए, दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि समय बहुत हो गया है। पहली बात तो उनकी उपज का सही मूल्य उनको दे दीजिए, बिचौलियों को कम करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, एग्रीकल्चर को लेकर या कृषि को लेकर सीरियस हो जाइए। क्योंकि आप तमाम बातें करते हैं, तमाम सरकारें बात करती हैं, यहां से लेकर केंद्र तक, वो ट्रेड की बात करती हैं, वो बैंकिंग की बात करती हैं, वो इंडस्ट्रीज की बात करती हैं, वो सर्विस सेक्टर की बात करती हैं, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करती हैं, लेकिन कहीं कोई सरकार आपको एग्रीकल्चर पर बात करती हुई दिखती है? सिर्फ चुनावी रैलियों को आप छोड़ दीजिए तो क्या कभी कोई पॉलिसी एग्रीकल्चर को लेकर आप इधर हाल फिलहाल में बनती हुई देख रहे हैं? नहीं, सिर्फ जुमलों में है। तो अगर सिर्फ जुमलों में रहेगा तो आप यकीन जान लीजिए कि कृषि की हालत ऐसी ही रहेगी। अगर आपको कृषि को ठीक करना है, क्योंकि भारत में कृषि को ठीक करना एक हरकुलियन टास्क है और वो सिर्फ दबानी जमा खर्च से ठीक नहीं होगी। हरनाम जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, छोटा सा जवाब दीजिएगा कि क्या कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि जो तमाम किसान संगठन है वो एक साथ एक मंच पर फिर से जमा हो? और जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि किसानों के पर आधारित बहुत सारे सियासी दल बने जो सत्ता के शिखर तक भी पहुंचे, लेकिन किसानों की हालत जो की त्यों बनी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे मुस्लिमों के नाम पर सियासी दल तो बहुत बने लेकिन कभी कोई शीर्ष तक नहीं पहुंच पाया, और कभी कोई पहुंचा भी सत्ता के किसी पद पर तो उसने कुछ किया भी नहीं। देखिए, महेंद्र सिंह टिकैत जैसे नेता आज हमारे बीच में नहीं है। वो बहुत सारे संगठनों को एक करने की क्षमता रखते थे। है क्या कि जो आज देश में किसान संगठन है वो किसानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मानस जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना हमारे ऊपर इसका कोई फर्क पड़ता है, और मुझको हाल में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि देश के किसान संगठन एक होंगे, और ये एक अगर नहीं होंगे तो किसान का फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर ग्रुप है। ये किसान संगठन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि हम विपक्ष का चेहरा या सत्ता का चेहरा बन जाए। और इसके लिए हम और हमारा संगठन जो किसान विचारधारा के साथ जुड़ने का काम करेगा, किसानों के हित की जो बात करेगा, तो उसको जरूर हम अपने साथ लाएंगे। लेकिन वैसे किसान नेताओं को, किसान संगठनों को हम अपने पास न लाएंगे, ना हम उनके साथ जाएंगे, क्योंकि हम किसान हैं। हमें पता है 36 बरस हमको हो गए, हमने
36 वर्ष में मानस जी हमने इस देश में गवर्नर शासन देखा, कांग्रेस की सरकार देखी, बसपा की सरकार देखी, सपा की सरकार देखी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हाल में अभी कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता है और हो सकता है कुछ इस बिरादरी का, किसान बिरादरी का कुछ भला होने वाला हो तो कोई आकस्मिक कोई ऐसा नेता पैदा हो जाए, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए महेंद्र सिंह टिकैत जैसा जो पूरे लोगों को एक कर सके, लेकिन हमको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। न विपक्ष में भी ऐसे कोई व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ना किसान संगठनों में ऐसे कोई व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। और चलिए, लेकिन मैं हरनाम आपको जी, ये विश्वास जी, मैं आपको एक बात का विश्वास दिला रहा हूं कि मैं और मेरा संगठन, मेरे संगठन की विचारधारा किसान के लिए है और मेरी आखिरी सांस तक रहेगी। मेरा कोई पोस्टर लगा ले, मेरा कोई नाम कहीं प्रयोग कर ले, हरनाम सिंह वर्मा पे न कल फर्क पड़ा था न आज फर्क पड़ेगा। हम किसान हैं, किसान वर्ग के लिए काम करते रहेंगे। चलिए हरनाम जी, बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल हुए। मनीष सिंघवी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, हरनाम जी आपका भी, राजवेंद्र द्विवेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी जुड़े हुए थे, कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पनप रहे किसान आंदोलन की। ये देख करके बेहद अफसोस होता है कि भी आजादी के 70 साल बाद भी किसानों को अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए आज भी सड़कों को उतरना पड़ रहा है। इस देश में किसान नेता बहुत हुए, किसानों पर राजनीति, किसानों को आधार बना करके राजनीति करने वाले दल तो बहुत हुए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक किसानों के हित में उतनी संजीदगी, उतनी गंभीरता से कभी किसी ने कोई बात नहीं की कि किसानों को उनके हक का पैसा मिल सके, किसानों को उनके जो हक है वो पूरी तरीके से मिल सके। ये देश जिसको हम बचपन से ही पढ़ते हैं अपनी किताबों में, अपनी पाठ्य पुस्तकों में, कि भारत एक किसान प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आज भी किसानी से आता है। फिर आज का किसान फटे हाल क्यों है, वो भुखमरी का शिकार क्यों है, वो इतना बदहाल क्यों है, इस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।